हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश 58,000 पंचायत सहायक भर्ती के आवेदन फॉर्म का जो फॉर्मेट था उसमें थोड़ा सा चेंज करके उसको संशोधित कर दिया गया है और संशोधित आवेदन पत्र का जो फॉर्मेट है वो भी जो है जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नए प्रारूप में, नए फॉर्मेट में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं पुराने की तुलना में, और इस नए वाले को फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं, कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ आपको उसको जमा करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको इसमें ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आप लोग इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है आपके इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, और इसमें आपका रिजर्वेशन का क्या फार्मूला है, जो भी आपकी छोटी छोटी डिटेल वाली वीडियो है वो मैं पहले ही बना चुका हूँ। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस भर्ती के लिए क्या न्यूनतम योग्यता है, ट्रिपल सी या अन्य कंप्यूटर डिप्लोमा की ज़रूरत है या नहीं, और क्या शहर के निवासी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये आपका नया आवेदन पत्र का प्रारूप है। ठीक है, आपको अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस समय वो आपका पुराना वाला था, और ये जो है इस समय ये आपका क्या है, ये नया वाला है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आपके चेंज कौन कौन से हुए हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आपका चेंज है वो यही है। यहाँ पे आपका देखो, आवेदित ग्राम पंचायत, विकास खंड, जनपद, ये कॉलम पहले नहीं थी, अब इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पिता और माता का नाम पहले एक ही में था, अब इसको अलग अलग कर दिया गया है। बाकी आपका ठीक, ये आपका पहले भी आप। इसके अलावा ये आप आ जाइए पता पे, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता। पहले केवल आपके पत्र व्यवहार का पता का कॉलम था, स्थायी पता का कॉलम नहीं था। ठीक है, इसके अलावा आप नीचे आ जाइए, इसमें आपके पहले केवल हाँ या नहीं पूछा था, कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारिसान के रूप में आवेदन किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, हाँ या ना पूछा था, अब इसमें हाँ या ना के लिए यहाँ पे एक कॉलम भी दे रखा है। इसके अलावा अब यहाँ पे आपको मृतक का नाम भी पूछा है, आवेदक का मृतक से संबंध भी पूछा है, और मृत्यु की तिथि भी पूछी है जो भी मृतक है। इसके अलावा जो कोविड पॉजिटिव जो भी रिपोर्ट आई थी उसकी इसमें जो है दिनांक भी पूछी गई है। ये आपका पुराना वाला है। इसके अलावा इसमें एक प्राप्ति रसीद का भी जोड़ दिया गया। जब आप इसको जो है जमा करेंगे, चाहे आप ग्राम पंचायत में जमा करें, चाहे विकास खंड में, चाहे जिला पंचायत राज अधिकारी के हैं, ठीक है, तो जब आप इसको जमा करेंगे तो आपको ये प्राप्ति रसीद दी जाएगी कि आपने अपना फॉर्म जो है यहाँ पे जमा किया है। ठीक है, अब ये फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से, आप इसको 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच ग्राम पंचायत से, विकास खंड मतलब अपने ब्लॉक से, ठीक है, विकास खंड का मतलब होगा आपका जो ब्लॉक है वहाँ से, या जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसको PDF से प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। इस फॉर्म की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके भी इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ़ोटोग्राफ। इसमें आपको जो है अपने पासपोर्ट साइज़ का कलर्ड फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लगाना है, और आपको वैसे ही कम से कम 3 या 4 फ़ोटो जो है भविष्य के लिए भी रख लेना है, क्योंकि इसके ही आपके कम से कम 3 या 4 सेट यहाँ तक जमा होंगे। तो आपको कम से कम 3-4 सेम फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। तो वो वाला फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फ़ोटो के पीछे आप अपना नाम, और यहाँ हो सके तो अपना विकास खंड और जनपद वगैरह लिख दें। ठीक है, अपना नाम, ग्राम पंचायत का नाम और विकास खंड लिखने बस यही काफ़ी है। इन 3 चीज़ों से ही आपकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों, अगर आपका मान लो फ़ोटो किसी कारण से यहाँ से छूट जाए तो पीछे फ़ोटो की जो भी जानकारियाँ दी गई हैं उसको जो है फॉर्म से जो है मिलान करके फिर से आपका चिपकाया जा सके, अगर कार्यालय में कहीं ऐसा हो जाए तो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि आप अपना नाम, ग्राम पंचायत का नाम और विकास खंड तो है फोटो के पीछे छोटा छोटा लिख दें। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको भरना कैसे है। सबसे पहले तो यहाँ पे अपने आवेदित ग्राम पंचायत का नाम भरना है। ठीक है, ग्राम पंचायत का नाम भरना है, ना कि ग्राम का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा गांव है धर्मपुर, लेकिन जो हमारी ग्राम पंचायत है वो है बुटला दौलत। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या भरूँगा, बुटला दौलत भरूंगा, ना कि अपने गांव का नाम भरूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भर दिए बुटला दौलत। ठीक है,
कहीं कहीं क्या होता है, एक से ज़्यादा भी ग्राम पंचायत हो जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ एक बुटला दौलत है, एक बुटला खंजन है, ठीक है। तो इस तरीके से है ये। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने गांव का नाम न भर के अपने ग्राम पंचायत का नाम भरना है। एक ग्राम पंचायत में एक गांव भी हो सकता है, एक से ज़्यादा गांव भी शामिल हो सकते हैं। फिर यहाँ पर अपने विकास खंड का नाम भरना है, आपको यहाँ पे अपने ब्लॉक का नाम भरना है, जो भी आपका ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने ब्लॉक का नाम भरना है। जनपद, जो भी आपका जनपद है, मतलब आपको अपना यहाँ पे जिला भरना है। जैसे मेरा जिला है बदायूं, तो मैंने यहाँ पे अपना बदायूं भर दिया, ठीक है। चलिए, फिर आवेदक का नाम, यहाँ पे आपको अपना फुल नाम भरना है, जो भी आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में। यहाँ पे आपको पिता का नाम भरना है, श्री वगैरह आपको कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। नाम के आगे जो भी वो आपको लगाना, मान लो किसी के पिताजी का नाम है राम कुमार शर्मा, तो वो यहाँ पे पूरा क्या भरेगा, राम कुमार शर्मा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है श्री वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। हाँ, एक चीज़ और है, मैं भूल गया बताना, आपको पेन कैसा यूज करना है। देखिए, इस फॉर्म में तो कहीं भी ये लिखा नहीं है कि आपको कैसे पेन का यूज करना है, लेकिन फॉर्म में जो है हम बॉल पेंट पेन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको जेल यूज नहीं करना, आपको बॉल पेंट वाला पेन यूज करना है। और ब्लू करना है या ब्लैक, तो देखिए मोस्टली जो इस तरीके के फॉर्म होते हैं, आपने देखा भी होगा कि जब कहीं भी आपको अपने साइन को स्कैन करके लगाना होता है, तो वहाँ पे आपको ब्लैक इंक से अपने साइन को स्कैन करके लगाना होता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें इसको ब्लैक बॉल पेंट पेन से भरें, ब्लू से भी भर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको बॉल पेंट से ही भरना है, बॉल पॉइंट पेन से, चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक, कोशिश करें ब्लैक से भरें तो बेटर है। या फिर आपको यहाँ पे माता का नाम भरना है, श्रीमती वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, कुमारी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। फिर आपको अपनी जन्म तिथि भरना है, जो भी आपकी हाई स्कूल के अंक पत्र में दी गई है उसके अनुसार, ठीक है। जैसे है, मान लो किसी की है 4/6/95, तो 4 और यहाँ पे 6 हो गए, कोई बात नहीं, 6/4/1995, ठीक है। आपको ऐसे नहीं भरना है कि 6/4/1995, ये गलत फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये सही फॉर्मेट है 06/04/1995, ठीक है। किसी का 12 है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, किसी के यहाँ पे 24 है तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको भरना है। फिर आपका ये 5th में आयु आपको भरना है, 1 जुलाई 2021 के हिसाब से आपको जो है गणना करनी है। आप 1 जुलाई 2021 को कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हो गए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आपका 27 वर्ष, ठीक है, 4 महीने, तो यहाँ पे मैं लिख दी 04, और आपका 5 दिन का हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 27 वर्ष 4 महीने 5 दिन। आपको इसमें पहले भरना है, ना कि बाद में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ऐसे खाली छोड़ देना है। अगर आप इसको ऐसे भरेंगे तो फिर आपका हो जाएगा वर्ष 4 महीने 3 दिन, ठीक है। तो वो पढ़ने में सही नहीं होगा, आपको कैसे पढ़ना, 27 वर्ष 4 महीने 5 दिन, ठीक है। तो इसको आप जो ऐसे छोड़ देंगे खाली। एज कैलकुलेशन के लिए आप देख लीजिए कैसे आप लोग अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउज़र में जाके एज कैलकुलेटर लिखना है, सर्च करना है एज कैलकुलेटर लिख के। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसमें आपको सबसे पहला वाला ही ओपन कर लेना है, www.calculator.net अदर, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करोगे एज कैलकुलेटर पे, तो आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपका देखो, आपको 2 कॉलम आ रहे हैं, एक तो आपका आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, सेकंड आपका एज एट द डेट ऑफ, ठीक है। तो इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस तरीके से आप डेट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, किसी की है 1 मई, ठीक है, 1994, ठीक है। तो मई यहाँ पे आपको 1994, तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। इसमें आपका कैलेंडर भी है, यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हो, आप सिंपली इसको टाइप भी कर सकते हो, ठीक है, 1994। और आपको इसको बताना है जुलाई, ठीक है। तो ये तो आपका जुलाई पहले से सिलेक्ट है, आपको 1 जुलाई 2021, ठीक है। तो 28 की जगह आपको जुलाई कर लेना है, 1 जुलाई और 2021 आपका पहले से सिलेक्ट है। अब यहाँ पे आप जो ग्रीन में आपका कैलकुलेट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी आ चुकी है सबसे ऊपर ही। आपकी एज है 1 जुलाई 2021 तक 27 साल 2 माह, ठीक है, और 0 दिन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ईयर से पहले आपको 27 लिख देना है, मंथ से पहले, माह से पहले आपको 2 लिख देना है, और दिन से पहले आपको 0 लिख देना है। अगर किसी के जो भी दिन आएंगे वो आप लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहला वाला ये आपका लिखा हुआ है। तो ये तरीका हो गया आपका एज को कैलकुलेट करने का। अब आ जाते हैं लिंग। जो भी महिला पुरुष अन्य जो भी आपके लिंग है वो आप यहाँ पे भरेंगे। श्रेणी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े, सामान्य,
ठीक है। अनुसूचित जनजाति यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, जब आप लिखेंगे तो आप पूरा लिखेंगे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति पूरा लिखेंगे। पिछड़े में आप लिख देना पिछड़ा, ठीक है, पिछड़ा लिखना ना कि पिछड़े, ठीक है, पिछड़ा लिखना ना कि पिछड़े। स्थायी पता यहाँ पर आपको लिखना है, जो कि आपका जो ऑब्वियसली गांव का ही होगा, क्योंकि ये केवल गांव वालों के लिए ये फॉर्म, शहर वाले इसको नहीं भर सकते हैं। 9 नंबर पे आपका है पत्र व्यवहार का पता। अब बहुत से लोग तो ऐसे ही केवल गांव में ही रहते हैं, उनका शहर से कोई मतलब नहीं है, तो उनका तो स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता एक ही हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो शहर में भी रहते हैं, इनका शहर में भी घर बना हुआ है, तो वो लोग यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता भरेंगे, जहाँ पे भी आपको जो है अपना पत्र प्राप्त करना है। 10वें नंबर पे आपको मोबाइल नंबर का कॉलम है। अब देख लेते हैं आपकी शैक्षिक योग्यता का। शैक्षिक योग्यता में आपका लिखा हुआ है उच्चतम शिक्षा तक प्रमाण पत्र के साथ, ठीक है, आपको यहाँ पे अपने प्रमाण पत्र लगाना ही लगाना है। पहले वाला आपका जो फॉर्म था उसमें यहाँ पे कॉलम तो 3 थे, लेकिन यहाँ पे क्रमांक नहीं पड़े थे, इन्होंने जो इसमें क्रमांक भी डाल रखा है। दूसरी बात, परीक्षा के नाम में आपके यहाँ लिखा कुछ भी नहीं था, इसमें इन्होंने जो है हाई स्कूल और इंटर भी लिख दिया है। इसके अलावा पूर्णांक प्राप्तांक का आपका कोई कॉलम नहीं था, अब पूर्णांक और प्राप्तांक का भी कॉलम इसमें इन्होंने शामिल कर लिए हैं। तो अब देख लेते हैं कैसे भरना है। हाई स्कूल और इंटर यहाँ तो आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना लिखना है बोर्ड विश्वविद्यालय। बोर्ड में आप क्या लिखेंगे, जो यूपी बोर्ड से हैं वो यूपी बोर्ड, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई से हैं वो सीबीएसई बोर्ड। यूपी बोर्ड वाले चाहें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी आपका ठीक है। यहाँ पे आपके विषय, हाई स्कूल में आपके 6 विषय होते हैं, आपको यहाँ पे सब विषय लिखना है, ठीक है। पूर्णांक यूपी बोर्ड वालों का तो हो गया 600, प्राप्तांक में आपका जो भी है, श्रेणी में प्रथम द्वितीय आपका जो भी है। प्रतिशत में आपको नंबर कैसे भरना है, आपको दशमलव के 2 अंक तक भरना है। मान लो किसी के हैं 78.333333 आ रहा है, ठीक है, परसेंट में, तो आप यहाँ पे केवल लिखोगे 78.33, ठीक है। अब सेम इंटरमीडिएट में बोर्ड विषय, यूपी बोर्ड में तो 5 होते हैं, तो आप यहाँ पे अपने 5 विषय लिखेंगे। पूर्णांक यहाँ पे आपका हो जाएगा 500 यूपी बोर्ड वालों के लिए। प्राप्तांक आपके जो भी होंगे उसी के अनुसार अपनी श्रेणी, ठीक है। प्रतिशत में मान लो किसी के हैं 17.6666, ठीक है, 17.6666 इसका आ रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको राउंड ऑफ करेगा तो आपका वो बन जाएगा 17.67, ठीक है। तो केवल दशमलव के 2 स्थानों तक भरना है। तीसरे कॉलम में आ जाइए, क्या भरा जाएगा। अब तीसरे वाले कॉलम में आप लोग अपनी उच्चतम शिक्षा जो है भर सकते हैं। अब उच्चतम शिक्षा में किसी ने केवल ग्रेजुएशन किया होगा, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, हो सकता है कोई और उससे ज़्यादा भी क्वालिफाइड हो, ठीक है। बहुत से लोगों ने कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा किया होगा, कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया होगा, SSC किया होगा या O लेवल वगैरह किया होगा। तो अब उच्चतम शिक्षा में आप लोग यहाँ पे क्या भरें, तो मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी किया है, चाहे O लेवल, चाहे SSC या और कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो वो लोग जो है अपना वही भरें। वैसे तो इसमें कंप्यूटर की कोई नॉलेज मांगी नहीं गई है, ना SSC ना कोई और डिप्लोमा मांगा गया है, लेकिन आप लोग जो है अगर कंप्यूटर की अपनी जानकारी भरेंगे, अपने कंप्यूटर की योग्यता को भरेंगे, तो जो है उससे थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, ठीक है। बाकी अगर जिसने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं किया है, वो लोग अपना ग्रेजुएशन का भर दें। और जिन लोगों ने और ज़्यादा हाई क्वालिफाइड है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MA MSc वगैरह M.Com जो भी, वो अपना वो भर दें, ठीक है। अगर कंप्यूटर का कोई कोर्स किया तो वो कंप्यूटर ही भरे। मान लो किसी ने SSC का कर रखा है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे अपना SSC, ठीक है। बोर्ड में उनका क्या आ जाएगा, NIE LIT, ठीक है, NIE LIT इनका बोर्ड में आ जाएगा। विषय में आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ आपको पूर्णांक भरने देना है, ठीक है। प्राप्तांक तो मेरी समझ से उसमें जो है 100 किए नहीं जाते हैं SSC में, ठीक है, तो ये आपको खाली छोड़ देना है। पूर्णांक 100 150 जो भी होता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, प्राप्तांक को उसमें आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। श्रेणी, इसमें आपकी ग्रेडिंग होती है, तो ABCD जो भी आप वो लिख देंगे। प्रतिशत भी शायद इसमें जब प्राप्तांक ही नहीं बता तो प्रतिशत भी नहीं निकलता है, तो अभी आप जो है खाली छोड़ देंगे, ठीक है। तो प्राप्तांक और प्रतिशत वाला आप खाली छोड़ देंगे, जो लोग SSC किया है वो लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा शैक्षिक योग्यता के लिए। यहाँ पे आपको जो है कार्य का अनुभव देना है, वर्ष में आपको अंकित करना है बस, जो भी आपने है। मान लो आपने किया 2 वर्ष, ठीक है, तो यहाँ 2 और वर्ष लिख देंगे। मान लो आपका 3 वर्ष है तो 3 वर्ष, ठीक है। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है, मेरी एक सचिव साहब है, उनसे बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि अगर आपके पास कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र हो, आप उसको जो है तभी दिखाएं, अगर नहीं है तो ना दिखाएं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है,
कार्य अनुभव का कोई उसमें यूज़ तो है नहीं, कोई वरीयता का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो केवल हाई स्कूल और इंटर के योग के औसत के अनुसार होगा, ठीक है। तो इसका कोई यूज़ तो है नहीं, कोई आपको फ़ायदा तो मिलना नहीं है, ठीक है। तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलना है। आपको जो कंप्यूटर का आपने जो किया उसका एक बार का आपको फ़ायदा मिल सकता है, अगर दोनों के नंबर बराबर हुए तो, एज भी बराबर निकली तो उनको वरीयता दी जा सकती है, ठीक है। CCC वालों का जो भी कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है, इस कार्य अनुभव वाले का कोई यूज है नहीं, तो अगर इसको खाली भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको ज़बरदस्ती मत भरना। अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोई प्रमाण पत्र प्रूफ कर पाएँ आगे, तभी जो है आप इसमें अपना अनुभव का वर्ष अंकित करना, वरना आप इसको खाली छोड़ देना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये बस फालतू का कॉलम समझिए आप एक तरीके से। फिर यहाँ पे कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारिसान के रूप में आवेदन किया जा रहा है। अगर आपके फैमिली में कोई किसी की डेथ हुई है तो, और आप उसके आश्रित हैं, तो जो है आप इसको हाँ, वरना यहाँ पे आप लिख देना नहीं, ठीक है। जिसका नहीं है वो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद मृतक का नाम, जो भी आपकी, अगर आप यहाँ पे हाँ लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ आगे भरना है। मृतक का नाम, जो जिसकी भी डेथ हुई है। आवेदक का मृतक से संबंध, आप उनके कौन हैं, पत्नी हैं, पति हैं, पुत्र हैं, या अविवाहित पुत्री हैं, विधवा पुत्री हैं, विधवा माता, जो भी आप हैं, ठीक है। अविवाहित भाई बहन वो भी चलेगा, ठीक है। तो इतने कॉलम है जी। आपको तभी भरना है जब यहाँ पे आप हाँ भरेंगे, वैसे आप इनको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मृतक की तिथि, जो उस डेट में भी तिथि हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको, अगर आपने हाँ भरा है तो उसके बाद की बात है ये। यहाँ पे आपको जिस डेट में जो है कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो डेट यहाँ पे आपको भरनी है। एंटीजन है, RT-PCR है, CT स्कैन है, ब्लड टेस्ट है, जिस टाइप की भी वो है, उस रिपोर्ट का जो है आपको एक पेज जो है उसका एक फ़ोटो कॉपी जो है आपको यहाँ पे संलग्न भी करनी है, स्टेपल भी करनी है, ठीक है। इसके बाद आपका घोषणा पत्र देख लेते हैं, इसमें क्या है। घोषणा पत्र में वही नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर एक घोषणा पत्र में होती हैं, ये हर फॉर्म में आपको जो है भरना होता है। अब ऑनलाइन में बस टिक लगा देते हैं, यहाँ पे आपको जो है साइन वगैरह करना है, ठीक है। तो ये वही है, कुछ नया नहीं है। जो मेरे द्वारा जी सब जानकारी सत्य है, असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिनांक भरनी है, जिस डेट में आप फॉर्म जमा करें आप वही दिनांक जो यहाँ पे भरें। मान लो किसी ने जमा किया है 5 तारीख को, ठीक है, तो 5/8/2021, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने साइन करने, जो भी आपका साइन है, मान लो मैंने कर दिया आपने साइन, ठीक है। ये आपके हो गए साइन। इसके बाद ये आपकी प्राप्ति रसीद है, इसको आपको ध्यान रखना है जब आप फॉर्म जमा कर रहे हैं, उसके बाद आप ये प्राप्ति रसीद जरूर ले लें, ठीक है। ग्राम पंचायत, विकासखंड या जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में जो है आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। विकासखंड का मतलब हो गया ब्लॉक, ठीक है। यहीं से आपको फॉर्म मिल भी जाएगा और यहीं पे आपको जो है फॉर्म जमा का भी करना है, ठीक है। जब आप 2 अगस्त से 17 अगस्त के बीच आप इसको जमा कर सकते हैं। 30 जुलाई से 1 अगस्त तक आपको फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, ये विभाग का काम है, ठीक है, कार्यालय का काम है। प्राप्तकर्ता का नाम, यहाँ भी आपको कुछ नहीं भरना, दिनांक आपको कुछ नहीं भरना, ठीक है। तो ये जो प्राप्ति रसीद वाला जो पूरा सेक्शन है, ये आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जैसा है वैसा ही रहने देना है, ब्लैंक छोड़ देना है। ये जो भी भरेगा, जो भी आपसे इसको प्राप्त करेगा कार्यालय में, चाहे आप ग्राम पंचायत में करें, चाहे विकासखंड में, चाहे जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय में, वही जो है इसको भरेंगे। जिन लोगों के पास फुल नोटिफिकेशन वाली PDF है, उन लोगों ने देखा होगा, उसमें आवेदन पत्र के बाद आपके 3 पेज का एक अनुबंध पत्र भी है, जो कि आपको 100 रुपये के शपथ पत्र पर स्टाम्प पर बनवाना है, ठीक है। शपथ पत्र को 100 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना है। वो जो शपथ पत्र है उससे अभी कोई भी मतलब नहीं है। वो शपथ पत्र आपको जो है, वो अनुबंध पत्र जो आपको जो है सिलेक्शन होने के बाद बनवाना है। तो अभी उससे कोई भी मतलब नहीं है। उससे बनवाने के चक्कर में अपने 100 रुपये बर्बाद मत कर देना, ठीक है। उसकी जब ज़रूरत होगी कैसे भरना, उसके बारे में बता दिया जाएगा। अब देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। इसमें आपका देखिए लिखा हुआ आवेदन पत्र सादे कागज़ पर शैक्षिक अर्हता। इसका मतलब क्या हो गया कि सादे कागज़ का मतलब है आपका जिस पे फ़ोटो कॉपी निकलती है वो, ठीक है। तो आपको उस अपने जो शैक्षिक अर्हता वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कॉपी निकलवानी है, ठीक है। ऐसा नहीं है वो लाइनिंग वाला कोई कागज़, सादा कागज़ वो होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग यही करते हैं, इसमें कुछ नया तो है नहीं, ठीक है। तो शैक्षिक अर्हता में आपका क्या होगा, हाई स्कूल के
आपके हो जाएंगे अंक पत्र प्लस प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र मतलब आपका हो जाएगा सनद, ठीक है, जिसको आप सनद बोलते हैं मोस्टली लोग, ठीक है। तो आपके अंक पत्र और प्रमाण पत्र हाई स्कूल के, सेम आपके इंटर के अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ठीक है। तो 4 तो कागज आपके ये हो गए। इसके अलावा आयु एवं जाति, आयु का क्या होता है, आयु के कुछ अलग से नहीं होता है, आपका जो हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र वही आपका क्या होता है, आयु का हो जाता है, ठीक है। तो आयु के लिए कुछ अलग से नहीं है, ये आपका जो प्रमाण पत्र वही आयु का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आयु की कोई टेंशन नहीं लेनी है, हाई स्कूल में आपका वो आ गया। जाति, अगर आप सामान्य जाति से हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी SC ST आप जो भी हैं, ठीक है, तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। इसके बाद अब अलावा देखो इसमें आपका निवास पत्र वगैरह कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसमें निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। चलिए, निवास प्रमाण पत्र आपका हो गया। इसके अलावा देखो आधार कार्ड तो आजकल बहुत ज़रूरी है ही है, ठीक है। तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, हो सकता है आपकी वोटर ID भी लगे, ठीक है, जो आपका मतदाता पहचान पत्र, ठीक है। तो मतदाता पहचान पत्र लग सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। आधार तो आपका मस्ट है ही है, ठीक है। मतदाता पहचान पत्र भी आपका इसमें मांगा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी फ़ोटो, एक तो आपका फ़ोटो उसमें लगेगा, और कितने सेट जमा होते हैं उसी के अनुसार जो है आपको अपने फ़ोटो जितने भी 4-5 जितने भी आपको फ़ोटो की ज़रूरत होगी, ठीक है। जितने भी सेट जमा होंगे 3-4-5 अलग अलग जगह अलग अलग जमा करेंगे। कुछ सेट आपके सच पंचायत घर में रहेंगे, कुछ बदायूं जाएंगे, ठीक है, कुछ आगे और फॉरवर्ड किए जाएंगे। तो एटलीस्ट 3-4 सेट तो आपके इसमें लगने ही लगने हैं, ठीक है। तो सेट कैसे बनेंगे, आप जो एक ओरिजिनल फॉर्म भरेंगे उसकी आप फ़ोटोकॉपी कराएंगे, ठीक है। फ़ोटोकॉपी कराने के बाद अगर वो अलग से उसमें ओरिजिनल फ़ोटो मांगते, क्योंकि आप फ़ोटोकॉपी कराएंगे भरने के बाद उसमें आपकी फ़ोटो का भी फ़ोटोकॉपी में आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपका उसी से काम चल जाए, उसी से काम ना चले, कहें कि इसमें अलग से फ़ोटो लगाओ, तो उसमें आप वही फ़ोटो पे पीछे नाम लिख के फ़ोटो के ऊपर फ़ोटो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे आपका ये हो जाएगा फ़ोटो का। इसके अलावा जिन्होंने CCC O लेवल या कोई और कंप्यूटर से रिलेटेड अपनी योग्यता उसमें लिखी है, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भरा है, तो वो लोग जो है अपने उसका मार्कशीट, सर्टिफिकेट दोनों या दोनों में से अगर कोई एक है, जैसे CCC में आपका जो है केवल सर्टिफिकेट ही आता है, ठीक है, उसी में सब कुछ होता है। तो उसमें आपके जैसे भी हो, चाहे सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों हो चाहे कोई एक हो, तो जो है आपको वो भी जो है इसमें उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगाना है। बाकी मैंने आपको बता दिया। लगभग आपको कितने कागज़ होगा, 1 2 3 4 5 6, लगभग आपके 6 से 7 इसमें जो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने वो आपको सारे बता दिए। लगभग 3-4 जितने भी सेट बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आप पूछ के करा लेना।